చైర్మన్ గారు మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రికి చెప్పేది ఏమంటే ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో పాస్ అయిపోయింది, ఇక్కడ కూడా పాస్ అయిపోతుంది. పాస్ అయిపోయినాక యాక్ట్ అయిపోతుంది. యాక్ట్ కాగానే దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆ దినం నుంచే స్టార్ట్ కావాలి కదా. యాక్ట్ కాగానే నంబర్ 1 లేదు, ఇది 9th షెడ్యూల్లో పోయేది ఉంది, ప్రైమ్ మినిస్టర్కి పంపిస్తాం, హోమ్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపిస్తాం అంటే దీంట్లో ఎక్కడ కూడా 9th షెడ్యూల్ అని వర్డ్ లేదు మీరు ఇచ్చిన బిల్లో. టెక్నికల్గా 9th షెడ్యూల్ లేనప్పుడు మనం 9th షెడ్యూల్ ఎట్లా అనుకుంటాము? ఇప్పుడు మీరు నేను మాట్లాడుకున్నది రికార్డులో ఉంటుంది, కానీ ఇది టెక్నికల్గా మనకు 9th షెడ్యూల్ అనేది వర్డ్ లేదు. 9th షెడ్యూల్లో ఒకవేళ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మీరు 3 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, అయినప్పుడు ఇంకా 2-3 మాసాల్లో బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మా సంఖ్య పెంచమని. తమరే అంటున్నారు 90% మా ఈ రాష్ట్రంలో 90% బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ స్టేట్ ఉంది, రిజర్వ్ సిటీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని కూడా పెంచి, అలాగే తమిళనాడు షకల్లో మీరు ఎప్పటి నుంచో అంటున్నారు तमिलनाडु की शक्ल में जो है उसी तरह 45 × 1994 के हिसाब से लिख जाऊंगा मैं. तो అలాంటి సమయం ఉన్నప్పుడు ఎస్సీది 16% ఉంది మన 2011 పాపులేషన్ ప్రకారంగా, వాళ్ళని పెంచేసి ట్రైబల్ని పెంచేసి సమగ్రతగా నలుగురికి ఒకటేసారి తీసుకుపోయి బిల్ పెట్టేసి ఉంటే మనం 9th షెడ్యూల్లో 1 టైంలో పెడతాం. ఇవాళ ఒకసారి 9th షెడ్యూల్లో పోవాలా, మళ్ళీ ఎస్సీలది మళ్ళీ బీసీలది చేసుకొని రెండోసారి మళ్ళీ 9th షెడ్యూల్లో పోవాలా అంటే 2-3 సార్లు 9th షెడ్యూల్లో పోయే బదులు 1-2 మంత్స్లో పెద్దగా ఏం కాదు. దాన్ని మీరు ఆలోచన చేసి ఈ ఒకటేసారి సమగ్రతగా ఎస్సీ ఎస్టీ అంటే बिल को కూడా ये 12% को भी ताकत मिल जाता, आपको ट्राइबल को भी ताकत मिलता. 9th शेड्यूल में सबके बारे में जा रहे. अब क्या होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का बैकवर्ड क्लास वाले बोल रहे हमको 52% बोल रहे 25 दे रहे, अब मुसलमानों को 12 बोल रहे 12 दे रहे, ट्राइबल को 9.8 है 10 दे रहे. तो हम क्यों को नुकसान होना बैकवर्ड क्लास वाले, ये उनके भावना जा रहे हैं. मैं आपको मैं जो सुना आप तक बता रहा हूँ, फैसला करना आपका काम है, सरकार आप चला रहे हैं, आपने वादा किया था. तो मेरा ये आपसे कहना है, क्योंकि मैंने ये 5 साल अदालतों के पीछे घुमा, वकला के पीछे फिरा और पूरे कोर्टों में मैंने उनकी बहस सुनी. तो उस लिहाज से मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि या तो आप 9th शेड्यूल जाने के लिए एक्ट के अंदर तमाम लोगों को बना के 9th शेड्यूल में जाइए, या नहीं इमीडिएटली इसको एक्ट बन गया, अब बन जाता है पास होते ही, एक्ट बनने के साथ ही इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए. कोर्ट को जाने वाले जाते, कोर्ट क्या फैसला करता, सुप्रीम कोर्ट जाते, सुप्रीम. अध्यक्ष, हमारे एलओसी साहब शब्बीर साहब बहुत चालाक है, मैं जानता हूं, लेकिन बात यह है कि मैं भी चालाक हूं. ये बात इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है, मैं इतना इनोसेंट नहीं हूं कि जो बात आप बोल रहे मैं नहीं जानता. वो लोग हम बहुत डिस्कस करें, चर्चा करें, हमारे जो करना करें इसके बारे में बड़े से बड़े एडवोकेट से हम लोग बात करें. तो पहले देखना ये पड़ेगा कि आज का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रवैया क्या है. 9th शेड्यूल में रखने की बात जब आती तब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे बात को मानती और प्रेसिडेंट का असेंट दिलवाती. उसके बाद में आने वाला स्टेप है 9th शेड्यूल में शामिल करने का. इसलिए अभी 9th शेड्यूल का जिक्र हम नहीं करते, करने से वो गलत भी हो जाएगा. अभी सीधे इसको लेते जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे गुजारिश के साथ, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्लीज एक्सेप्ट दिस एंड गेट द प्रेसिडेंट असेंट. प्रेसिडेंट असेंट के वास्ते हम लोग भेजते, वो भी गवर्नमेंट नहीं, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हाउस भेजता, हमारा हाउस भेजता, हाउस गवर्नर को भेजता, गवर्नर सीधा असेंट के वास्ते गवर्नर के पास से चले जाता, हाउस से ही चले जाता है. असेंबली और काउंसिल से दोनों जगह से भी मेरे सिग्नेचर होकर सीधा वो गवर्नर के पास जाता, गवर्नर के जरिए प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाता. उसके बाद में 9th शेड्यूल में शामिल करने की बात आती. तो इसमें जो बात आप कह रहे हैं वो सच है. मैं एक बात सच्चे दिल से कहना चाह रहा हूं, अब मेरा इरादा पे आपको कोई शक नहीं करना चाहिए. कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कोई नेता, जब इकलौता मैं ही था हिंदुस्तान में कि 12% रिजर्वेशन आपको दिलाऊंगा, ये मैंने कहा था. तो इस पे मैं इतना ही वायदा करता हूं, हर लिहाज से लड़ूंगा इसके लिए. हो सकता है कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जैसा तेलंगाना हासिल हुआ, अगर उनका करम है अल्लाह का, तो जरूर ये भी कामयाबी हासिल करेंगे. मुझे कोई शक नहीं है
डेफिनेट, बिकॉज इसमें दो कानून हिंदुस्तान में नहीं हो सकते। जो मेरा बगल वाला रियासत तमिलनाडु है, वहां 32 साल से लागू हो रहा है, हमारे पास कैसा लागू नहीं होता। तो इसमें समझने वाली बातें दो ही है शब्बीर साहब। एक, सरकार का रवैया क्या है, मानते नहीं मानते। अब साफ हो गया, प्रधानमंत्री जी ने खुल के कह दिया उनके अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, पार्टी में, तो वो पॉलिसी बनेगा, साफ हो गया रास्ता हमारा। दूसरा, 50% पार करने का, मैं आपको बोला, ये बात आपको इल्म में रखना चाहिए। उन्हीं के जो सरकार, उन्हीं के पार्टी के सरकारें चल रहे हैं राजस्थान में और हरियाणा में, वहां वो लोग ज्यादा रिजर्वेशन होना बोल के कानून पास करके भिजवा दिए, वो सरकार सेंटर के पास पेंडिंग है। तो उसको हमारा मिलाते क्या होता, हम भी ले जाने के बाद की ये बात यह होता, जरूर इस पे केंद्र सरकार को गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये क्या करना चाहिए इस मामला में। राजस्थान भी आया, कल हरियाणा भी आएगा, गुजरात में भी जरूरत है, अब तेलंगाना वाला भी आ गया, तो करना क्या चाहिए। हो सकता है ये, मैं ऐसे समझ रहा हूं, बात अगर बन सकता है कि एक सहमति भी बन सकती है पार्टियों के बीच में कि दस्तूर को अमेंड करो और ये 50% को हटा दो, 50% का जो लकीर है उसको हटा दो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, चलो कोर्ट का चक्कर का झंझट का बोल के वो भी बात हो सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है, मैं ये भी बात एक बात बताना चाह रहा हूं, 32 साल से कैसा चल रहा है शब्बीर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं है, क्यों नहीं दे रहे। वो एक लॉजिक है, समझने वाली लॉजिक है। 37 ईयर से चल रहे, सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा सहानी के बाद 1994 से लेकर आज 20 साल से चल रहे, 21 साल से चल रहे, क्यों चल रहे। यानी कि ऊपर हाई लेवल में मरकज के सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जो बुजुर्ग जजेस हैं उनके बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसको क्या करना चाहिए, काटना चाहिए, निकाल देना चाहिए या कुछ एक सुधार लाना चाहिए। तो ये ऐसे माहौल में हम इसको लेके जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि यह बात एक बार वहां पहुंच जाए, हम वहां पहुंच जाए तो सारे बातें हमारे इल्म में आ जाएंगी। वापिस लाके कोई तब्दील करना तो कर सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ छोटा मोटा चेंज करना तो ये हमारे अपने अंदर करने की बात है। सहमति अगर बनती है, अभी हम लोग वहां पे कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया, आपने भी सपोर्ट किया, सरकार ला रही है और मेन अपोजिशन सपोर्ट कर रही है, इसमें कौन सा रुकावट आई। तो ये बातें हैं जो सुधार लाना है, केंद्र के पास हम एक बार पहुंच जाए तभी मालूम हमको हो सकता है। इसीलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस पे कंप्लीट कर लेते हैं। కంక్లూడ్ ఎక్కువ తీసుకున్న సమయము, ఎందుకంటే నా అనుభవం నేను చెప్తున్నాను। అదే शेम साहब, ऑलरेडी 2010 में जब ये जजमेंट आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हमारे आंध्र प्रदेश में, उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठना चाहिए, क्योंकि 9 शेड्यूल को रिव्यू करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना, मिनिमम 5 जजेस बैठना पड़ता। वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसके अंदर अनिल धावे भी एक वन ऑफ द जज हो गए। तब हमारे, आप भी जानते, भारती रेड्डी, वो हमारे ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट थे। हमने भारती रेड्डी को यहाँ से भिजाया 2010 में, कंप्लेंट करे 11 में कि जो जज अभी बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में है, वो आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट जजमेंट में वन ऑफ द चीफ जस्टिस थे, वो बेंच में नहीं बैठ सकते। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसॉल्व हो गया। आफ्टर दैट फिर एक बेंच बैठा जो 2015 में बैठा, 15 और 16 में। उसके अंदर भी हम आपसे भी लास्ट टाइम बोले थे कि तेलंगाना की तरफ से कोई एडवोकेट नहीं आया, जबकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ गया बोले, तो आपने कहा कि नेक्स्ट टाइम पेशी में आपके तरफ से एडवोकेट को भिजाए। मैं भी मेरे तरफ से पर्सनल अपियर हुआ, मेरे तरफ से सलमान खुर्शीद साहब एज ए एडवोकेट मैं अपियर हुआ उसमें। फिर जब क्या हुआ, फ़कीर मोहम्मद साहब द सुप्रीम कोर्ट के जज 3 महीने रिटायरमेंट को थे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जो भी बैठने वाला है 3 महीने से कम अगर जिसका भी रिटायरमेंट है ना, वो नहीं बैठ सकते। फिर अगेन वो हो गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगा तेलंगाना का 4% सुनने के लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, उसी में तमिलनाडु का केस भी रिव्यू के अंदर, वही पिटीशन के अंदर लिंकअप है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी नहीं बना है, पता नहीं कब बनेगा। लेकिन आज जो मोदी जी का स्टेटमेंट आप बता रहे हैं कि
कि आपको मालूम है नेशनल बीसी कमीशन था, नेशनल एससी कमीशन, नेशनल एसटी कमीशन, वो तमाम डिसॉल्व कर दिए। नेशनल बीसी कमीशन, अब नो मोर नेशनल बीसी कमीशन। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि ये सब कमीशन नहीं रहेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे, उसको जुडिशल पावर देंगे, वो हमारे स्टेट के कमीशन के पावर्स को लेकर वो खुद ही करना चाह रहे हैं। उसके ऊपर लोकसभा में बिल पास हो, लेकिन राज्यसभा में अपोज करी कांग्रेस पार्टी, वो सेलेक्ट कमेटी को चलेगा। उसी के ऊपर आज जो उड़ीसा में प्राइम मिनिस्टर ने जो बात किए हैं, वो यही बात करे हैं कि नेशनल कमीशंस बैकवर्ड एससी एसटी का वो डिसॉल्व करके वो एक वन अम्ब्रेला के नीचे लाकर ये देखना चाह रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ बनाना चाह रहे। वो सेलेक्ट कमेटी कब पास होती, कब बिल बनता, मैं उसके बारे में नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छे उद्देश्य के साथ इस बिल को आप लाए हैं, 12% लाए हैं, 10% लाए हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टेक्निकली इसके बहुत सारी खामियां हैं। टेक्निकली क्योंकि कमीशन एक बोल रहा है, सरकार एक बोल रही, को जुडिशनल एक बोल रहा, हम एक कर रहे, तो फिर भी आप ज़्यादा वक्त नहीं लेने के लिए बिल भी बजा रहे। मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी खामियां हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। हम आपके बिल को पूरा समर्थन करती है, लेकिन कल ये नहीं कहना कि भाई मैंने तो कोशिश करा। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं जो मक्की टू मक्की तमिलनाडु का लगाए, अगर लगाना चाह रहे थे तो आज चारों को लगाना था। बैकवर्ड क्लास भी लगाना था, एससी भी लगाना था, एसटी भी लगाना था, माइनॉरिटी भी लगा के अगर चारों का मिला के एक साथ अगर आप दिल्ली में 9 शेड्यूल के अंदर प्राइम मिनिस्टर को गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करते तो बहुत अच्छा होता था। लेकिन यहाँ पर अधूरा है, फिर लाएंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर स्पेशल सेशन बनाएंगे। आप वो आप ही पे छोड़ो, फिर भी आप इस बिल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम समर्थन कर रहे हैं, उसकी तायद कर रहे हैं। थैंक यू। तो आप जैसा कह रहे थे, गवर्नमेंट एक बोलता है, कोर्ट एक बोलता है, ये वो बोलता, वो सब रहता झंझट। तेलंगाना का जब मामला उठा तो तेलंगाना वाला एक बोल रहा था, आंध्रा वाला एक बोल रहा था, पार्लियामेंट में पेपर स्प्रे तक चले गए मामला, पेपर स्प्रे भी करे लोग लोकसभा में। यानी कि ऐसे जो चीजें होते हैं ना, ये 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं होते। मैंने कभी नहीं कहा 2 महीने में आ जाएंगे भाई, ऐसा होता ही नहीं है। मेरा बोलने का मतलब यह है, हम पास करके जो प्रोसेस करना था हमने प्रोसेस किया है। ఆ ప్రాసెస్ చేసి దాని ఒక పద్ధతిగా పెట్టుకొని వీలైనంత వరకు లీగల్ అడ్వైస్ తీసుకొని అడ్వకేట్ జనరల్ ఒపీనియన్ తీసుకొని దీన్ని మేము తయారు చేసినాం. ఇది నేను చేయలే, మన లా సెక్రటరీ ఆయన కూడా జడ్జే, మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, మన అడ్వకేట్ జనరల్, ఒక్క నిమిషం వీళ్ళంతా చేసినారు. మీరు చెప్పింది बिल्कुल आप जो बोले सही बोले. इतना क्यों घूमना पड़ा आपको, चक्कर था. अब लग रहा है ये कि ये कुछ होने वाला है. अभी आप ही बोल रहे हैं कि ये ऐसा करो वैसा करो, इसको खारिज करो उसको खारिज करो, एक सहमति लाओ बोल के केंद्र सरकार लगा हुआ है. इसमें हम लोग भी अगर जाके जुड़ गए तो लाइन में हम भी रहेंगे, कतार में रहेंगे. वो हमारे लिए फायदेमंद बात है. किसी भी एक तरीके से पहले में अगर लाइन हम लोग अगर जाके अगर लाइन में लग गए, जो भी इसमें तब्दीलात होगी, नेशनल कंसेंसस जो होंगे, कुछ तरीके अपनाए जाएंगे, उसमें हम लग जा सकते हैं. अगर हम ऐसे सोचते ये सोचते वो सोचते अगर यही रह जाएंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे. बेहतर यह है कि हम पास करके किसी न किसी एक तरीके से हम जाके पहुंचे सेंटर के पास, तब कुछ इसका मतलब बन सकता है. आपने जो तायद किया, मैं सरकार की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు సీఎం గారు మాట్లాడినప్పుడు మీరు లేవాలంటే కష్టమవుతుంది. అట్లా ప్రతిదానికి క్లారిఫికేషన్ తర్వాత అడగండి. కానీ ఇప్పుడున్న మీ అడ్వకేట్ జనరల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు మా సుదర్శన్ రెడ్డి గారి బెంచ్ మీదనే ఆయననే ఈ 4% రిజర్వేషన్కి వ్యతిరేకం, బిలాల్ నస్కీ గారికి ఆయననే వ్యతిరేకం, జస్టిస్ అనిల్ ధావే బెంచ్ మీద ఆయననే. ఈవెన్ దో సుప్రీంకోర్టులో
25th మార్చ్లో ఆయననే హరే సాల్వే తర్వాత ఆయననే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ ది విట్నెస్గా బాక్స్లో ఉన్నా నేను, ఆయననే చేసినారు. కాబట్టి ఆయన వల్ల ఈ రిజర్వేషన్ కాదు, మీరు ఇంకా ఆయన మాత్రం అన్ని ఆల్ కేసెస్లో ఆయన యాంటీగా మా గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఈ రిజర్వేషన్గా వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. కాబట్టి మీరు ఆయన పేరు చెప్పినారు కాబట్టి ఆయన హిస్టరీ మీకు చెప్పినారు.